हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? कमेंट में जरूर बताएं कि आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर आप सभी के लिए लेकर आए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि फिजिक्स से है, जो कि 5 क्वेश्चन मैंने कर दिया था। 5 से जो कि आगे का बाकी था, आज वो करने वाले हैं। 5 क्वेश्चन आज और देखेंगे। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन किससे था? तो ये चैप्टर का नाम था कि प्रकाश का परावर्तन, जिसमें मैंने किया था कि प्रकाश क्या है, उसके बाद प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो ये सब अगर आपने नहीं देखा है, इसका वीडियो नहीं देखा है, तो चैनल के प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। आई बटन पर आप देख रहेंगे, वहां पर उसका वीडियो का लिंक होगा, वहां पर भी आप जाकर देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन को मैंने करा दिया। यहाँ 5 क्वेश्चन था, जो कि काफी आपके बोर्ड एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिया गया। और यहाँ से 6ठा नंबर क्वेश्चन से आप सभी का बाकी था, यहाँ से आप सभी का बाकी था। और यहाँ पर कुछ पदों का परिभाषित करने के लिए पूछा गया था। जैसे ये में दिया है कि आपतित किरण, इसको परिभाषित कीजिए। या 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इसको परिभाषित कीजिए। इस तरह भी क्वेश्चन आता है और इसको परिभाषित करना रहता है। तो यहाँ पर आपतित किरण को पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा कि जो किरण किसी परावर्तक सतह से, अगर आपको पता है तो हमारे साथ दोहराते जाइए, इस तरह आपको याद भी हो जाएगा अगर याद नहीं होगा तो। प्रश्न क्या था कि आपतित किरण, तो जो किरण किसी परावर्तक सतह से आकर टकराती है उसे क्या कहते हैं? तो आपतित किरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र दिया गया है, यहाँ पर आप सभी का चित्र हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर इसका चित्र बनाया गया है, जो कि ए और ओ आपतित किरण है। यहाँ पर बताया गया इसका चित्र। या इसका अगर इसका आप पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, वहां से आपको पीडीएफ फाइल इसका प्रोवाइड किया जाएगा। तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्या है आपतन बिंदु? तो इसका परिभाषा क्या होगा कि आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। चित्र ओ आपतन बिंदु, यहाँ पर चित्र ओ है, जो क्या है कि आपतन बिंदु है इसका। यह आपतन बिंदु है क्योंकि यहाँ पर टकरा रही है, तो यह आपतन बिंदु है। फिर इसका अगला यहाँ पर परिभाषित करने के लिए यहाँ पर पूछा गया कि अभिलंब। तो अभिलंब को कैसे परिभाषित करेंगे? तो इसका यह होगा कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, जो कि चित्र में ओ एन अभिलंब है। तो यहाँ पर चित्र दिया गया है, जो ओ और एन या ओ और एन है, जो कि अभिलंब है। तो यहाँ पर आप चित्र से भी देख सकते हैं। और इसका चित्र बना देंगे तो इससे आप सभी का अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। तो आप चित्र बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद अभिलंब का यह परिभाषा होगा कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, जिसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। आप चित्र के साथ इसे दर्शा सकते हैं। इस तरह चित्र बना देंगे, उसके बाद यहाँ पर ओ लिख देंगे और इसके बाद यहाँ पर एन लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पर उसको डॉट डॉट से इसको दर्शा देंगे। तो यह ओ एन एक अभिलंब हो जाएगा। फिर इसका अगला यहाँ पर है कि परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि परावर्तक सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तक सतह से लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? तो परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे चित्र में ओ बी परावर्तित किरण है, तो यहाँ पर आप चित्र में देख लीजिए ओ और बी है, जो कि परावर्तित किरण है। इसका यहाँ पर ये परिभाषा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपतन कोण। आपतन कोण को परिभाषित कीजिए। तो आपतन कोण का परिभाषित करने के लिए यहाँ पर दिया गया आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है? तो आपतन कोण कहलाता है। इसे आई द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किस तरह किससे सूचित किया जाता है? यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि आपतन कोण को किससे सूचित किया जाता है? तो आपको आई द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ पर चित्र में बताया गया है आपतन कोण का। और यहाँ पर परावर्तन कोण के लिए परिभाषित किया गया है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण को किससे सूचित किया जाता है? तो आर द्वारा सूचित किया जाता है। इससे यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप सभी को याद कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन यह है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के नियम लिखिए। बोर्ड मॉडल आप सभी का प्रश्न हो गया, ये बार बार पूछा जाता है, तो आप इस पर विशेष ध्यान दें। परावर्तन के नियम लिखिए। तो परावर्तन के नियम क्या है? परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं, जो कि आप सभी को पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो यहाँ पर 2 नियम बताया गया। जैसे ये में दिया गया आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? परावर्तन का फर्स्ट नियम हो गया। और उसके बाद सेकंड नियम यहाँ पर है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी आई बराबर आर होता है। इसका ये आंसर 2 हो गया। यानी परावर्तन के नियम पूछेगा तो आप सभी को 2 नियम यहाँ पर लिख देना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और परावर्तन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो इसका ये हो जाएगा। और दूसरा ये हो जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएंगे। तो इसका आंसर दोनों का यह हो जाएगा।
फिर इसका अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाशीय वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। तो प्रकाशीय वस्तुएं कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को परिभाषित करें। तो यहाँ पर दिया गया है पारदर्शक, तो पारदर्शक को परिभाषित करना है। जैसे यहाँ पर इसका परिभाषा क्या दिया गया है कि जिस वस्तु द्वारा प्रकाश आर पार निकल जाती है, जिस वस्तु द्वारा प्रकाश आर पार निकल जाती है उसे पारदर्शक कहते हैं। जैसे कांच, पानी इत्यादि, कांच के या पानी के द्वारा आर पार निकल जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो पारदर्शक कहते हैं। फिर इसका अपारदर्शक का परिभाषित करने के लिए जो अपारदर्शक हो, तो जिस वस्तु द्वारा प्रकाश आर पार नहीं निकल पाती है उसे अपारदर्शक कहलाता है। जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, इसके द्वारा जो प्रकाश है वो आर पार नहीं निकल पाती है तो इसे अपारदर्शक कहते हैं। इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। और तीसरा क्या है कि पारदर्शी या अल्प पारदर्शक, तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दिया गया है कि जिस पदार्थ द्वारा प्रकाश का कुछ भाग पार कर जाता है, कुछ भाग है जो कि पार कर जाता है और शेष भाग अवशोषित हो जाता है, उसे पारभासी या अल्प पारदर्शक कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, इसमें थोड़ा सा प्रकाश जाता है उसके बाद पूरा नहीं जा पाता है, उसके बाद तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ शीशा, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दर्पण क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि दर्पण क्या है, तो इसका आंसर यह होगा कि वह चिकनी और समतल सतह जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है उसे दर्पण कहते हैं। तो यह आप सभी को कैसे लिखना है कि वह चिकनी समतल जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करती है उसे क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। इसका आंसर यह हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसका एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया है, जैसे दर्पण पर यहाँ पर दिया गया, ये सब आप सभी को नोट कर लेना है। नोट करके इसी तरह आप परिभाषित कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप सभी को मिलेगा। प्रश्न 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर आप सभी को पूरा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर दर्पण को परिभाषित किया गया 3 के रूप में, जैसे समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। और परवलयीय दर्पण यहाँ इसको परिभाषित किया गया है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में इस तीनों को परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि समतल दर्पण क्या है, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल उसे समतल दर्पण कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले भाग का हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है। और थर्ड में यहाँ पर अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह यहाँ पर धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ या उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर बताया गया उत्तल दर्पण का यह हो गया आइकन। फिर यहाँ पर परवलयीय दर्पण क्या है, दर्पण है या नया दर्पण है, तो वैसा दर्पण जो पूर्णतः गोल नहीं हो उसे परवलयीय दर्पण कहा जाता है, जो कि यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाया गया ए और बी यहाँ पर दिखाया गया, तो यह परवलयीय दर्पण है। और उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पदों को परिभाषित करें। जैसे यहाँ पर दिया गया ध्रुव, दूसरा में पूछा गया कि वक्रता केंद्र, और तीसरा में पूछा गया वक्रता त्रिज्या, और चौथा में पूछा गया कि प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि यहाँ पर ध्रुव का पूछ रहा है, तो यहाँ पर ध्रुव का क्या होगा कि दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो इसका आइकन P के द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद वक्रता केंद्र के लिए क्या होगा डेफिनेशन, तो इसका होगा कि गोलीय दर्पण के केंद्र को उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, इससे C द्वारा सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो C के द्वारा इसे सूचित किया जाता है। और तीसरा डेफिनेशन यह होगा कि वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या का यह होगा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो त्रिज्या कहते हैं, जिसे R के द्वारा सूचित किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर डिफिनेशन यह है कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका यह डिफिनेशन हो जाएगा। तो सब आप सभी को याद कर लेना है। फिर इसका अगला यहाँ पर है कि फोकस, तो फोकस किसे कहते हैं, तो दर्पण द्वारा परावर्तित किरण प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं, जिसे F द्वारा सूचित किया जाता है, उसे फोकस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डिफिनेशन यह पूछ रहा है कि फोकसांतर या फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो यह अब इसका डिफिनेशन
यह होगा कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी या फोकसांतर कहा जाता है, जिसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट यह है कि द्वारक किसे कहते हैं, तो द्वारक के चौड़ाई को दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो द्वारक किसे कहेंगे, तो दर्पण के चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आप सभी का 10 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर इसका पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर इसका पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।